जी हां, पेट्रोल हुआ 100 के पार, अब कैसे जिए सरकार। स्वागत है आप सभी का महाबहस में। मैं हूं जब्बार खान। मौजूदा वक्त में जिस तरीके से लगातार हर दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा होता जा रहा और बीते 2.5 महीनों में रसोई गैस की कीमतों में करीब 175 रुपयों का इजाफा हो चुका है। ऐसे में जनता तो ये पूछेगी ना कि अब कैसे जिए सरकार। सवाल ये कि भारत के 5 पड़ोसी देशों की अगर बात करें तो वहां पर पेट्रोल और डीजल दोनों ही भारत के मुकाबले सस्ते हैं। रसोई गैस भारत में जिस तरीके से महंगी हुई है और मौजूदा वक्त में जो टैक्स केंद्र की सरकार और वैट की शक्ल में जो राज्य की सरकार लेकर के मालामाल हो रहे हैं, मगर लोगों के आंखों से निकलने वाले आंसुओं पर सरकार चाहे केंद्र की हो या फिर राज्य की सरकारें हो, अपने टैक्स को घटाने में जरा भी सोच नहीं रही हैं। और ऐसे में आम जनता जाए तो कहां जाए। आइए आपको सबसे पहले दिखाते हैं 2 तस्वीरें। एक तस्वीर वो कि जब भारत के पड़ोसी देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमत मौजूदा वक्त में कितनी है। ये देखिए, देश में 100 रुपए, भूटान में 49 रुपए 56 पैसे, पाकिस्तान में 51 रुपए, श्रीलंका में 60 रुपए, नेपाल में 68 रुपए और बांग्लादेश में 76 रुपए 40 पैसे। यह है तस्वीर देश के पड़ोसी देशों के अंदर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में यह स्थिति है। लेकिन अगर इसके साथ में हम 2 सरकारों का मुकाबला करें, दूसरी ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार और मोदी सरकार के बीच में 147 रुपए प्रति बैरल डॉलर पहुंचा था और उस वक्त पेट्रोल की कीमत थी 45 रुपए। मोदी सरकार में 63 डॉलर प्रति बैरल है और कीमत है 100 रुपए। लॉकडाउन के बीच में तो और ज्यादा कमी आई थी कच्चे तेल की कीमतों में, 25 डॉलर तक पहुंचा था ये, मगर 80 रुपए तक बिकना शुरू हुआ लॉकडाउन के बीच में। और आज के वक्त में 100 रुपए के पार पेट्रोल पहुंच चुका है। अब सवाल इसी बात का है कि इतनी महंगाई के बीच में जनता आखिर जाए तो कहां जाए, मिडिल क्लास करे तो क्या करे। वैसे डीजल और पेट्रोल की कीमतें जब बढ़ती हैं तो तमाम चीजों पर इसका असर पड़ता है। हमारे सारे खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि मोदी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी जिस तरीके से बढ़ा दी गई है, मनमोहन सिंह की सरकार में करीब 9.5 रुपए एक्साइज ड्यूटी हुआ करती थी, आज 33 रुपए के आसपास है। डीजल पर करीब 4.5 रुपए एक्साइज ड्यूटी थी, आज करीब 25 से 30 रुपए के आसपास डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई है। ऐसी स्थिति में सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ में कई सारे खास मेहमान हैं, मगर उससे पहले जनता की बातें आपके सामने रखते हैं। एक तो वैसे ही महंगाई है, इतना लॉकडाउन में ऐसी हालत ख़राब है, इसके बाद में ये लोग पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, तो इस पर थोड़ा कम करा जाए रेट, जिससे कि लोग अपना कर सके आगे काम। बहुत अच्छे दिन आ गए, जो सोच रहा था वो हो गया। और क्या, और इससे अच्छा दिन क्या आएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ाई जा रही है, चाहे वो एक्साइज हो चाहे किसी भी रूप में, लेकिन सैलरीज नहीं इंक्रीज हो रही। हम आउटसोर्स हैं, सैलरी हमारी उतनी की उतनी ही है। हमारे सेल पे भी फ़र्क पड़ा है। जहां हमारा पर डे 6 से 7 हज़ार सेल हुआ करता था, आज के टाइम में 3 से 4 हज़ार लीटर सेल हो रहा है। हम यही कहना चाहेंगे कि सरकार को देखना चाहिए, बात करनी चाहिए, जो बोलती है वो करना चाहिए। ये नहीं कि वो चुनावी जुमले छोड़ दिए तो बस हो गया। आखिर अगर वहाँ बोल रहे हो वोट लेने के लिए, तो यहाँ भी तो करना चाहिए, कुछ पब्लिक को दिखाना चाहिए। आज बढ़ गए 50 रुपये, तनख्वाहें बढ़ नहीं रही और पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े जा रहे हैं। ट्रक वाले भी स्ट्राइक के रूप में बोलने, स्ट्राइक करेंगे ट्रक वाले भी। अब क्या करेंगे, आदमी काम करना है तो डलवाना पड़ेगा, नहीं तो फिर मेट्रो में जाएंगे। सारे खास मेहमान हमारे साथ में इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ सबसे पहले आपसे करा देते हैं। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता अनीता अग्रवाल जी हैं। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस पार्टी के नेता राशिदा अहमद जी हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर प्रभात त्रिपाठी जी हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव जी हैं और मार्केट एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ में नीरज सिंघल जी हैं। आप सभी लोगों का शुक्रिया के साथ में स्वागत है। शुरुआत में अनीता अग्रवाल जी आपसे ही करना चाह रहा हूं। जनता ये पूछ रही है, क्या यही थे अच्छे दिन के वायदे? बढ़ता है, घटता रहता है ये तो। जब अच्छा एक तो पेट्रोल डीजल बीच में कई बार घटा भी है, ऐसा तो है नहीं कि खाली बढ़ा है, लेकिन जब बढ़ता है तब आप डिबेट करते हैं घट्टे पे, क्योंकि ये तो एक पूरे उसको नियंत्रण करता है ना कि आपके विदेश से निकल आता है तो उस वजह से नियंत्रण होता है। और जहाँ तक महंगाई की बात है, महंगाई पहले से ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हो गई है,
अभी कोरोना काल में आपने देखा है कि काफी अर्थव्यवस्था पे फर्क पड़ा है और हमारी वेलफेयर की जितनी भी योजनाएं हैं सब हम पब्लिकली देते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि वैश्विक महामारी की वजह से ये सारी महंगाई बढ़ गई, डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया। एक्ट ऑफ गॉड है, कुछ नहीं कर सकते। नहीं देखिए, फर्क तो पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप देखिए कोरोना काल में काफी समय, आप देखिए सरकार के पास कोई ऐसा तो है नहीं कि अपार धन छोड़ के गई थी दूसरी सरकारें। अब कर्जे पे देश था, उसके बाद धीरे धीरे उसकी इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। और सबसे बड़ी बात है, कोरोना की महाकाल में 1 साल तक के लिए हम लोग काफी बैकफुट पे आ चुके हैं। उसको ठीक है अनिता अग्रवाल जी, ठीक है, आप कोरोना काल का हवाला दे रही, लेकिन कोरोना काल के पहले की स्थिति क्या थी? साल 2014 के बाद से 2019 के बीच में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कितना इजाफा हुआ, वो भी तो है। आप कोरोना काल को जिम्मेदार ठहरा करके आप जस्टिफाई कर रही हैं। जिम्मेदार नहीं चाह रहे। एक सेकंड और बात करना, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि पहले से आप ये देखिए कि विकास कार्य हमारे कितने हुए, कितनी वेलफेयर योजनाएं जो हमने लागू की है, कितनी हमने गरीबों को क्या कहते हैं आवास की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, उनको क्या कहते हैं हेल्थ की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं हमारी की योजनाएं जो है किस कीमत पर? सवाल ये ना अनिता अग्रवाल जी, अनिता अग्रवाल जी, अनिता अग्रवाल जी, आज जमीन तक अनिता अग्रवाल जी, बिजली किस कीमत पर? क्या पहले की सरकारें सब्सिडी नहीं देती थी? क्या पहले की सरकारों में विकास कार्य नहीं होते थे? क्या पहले की सरकारों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में इजाफा नहीं होता था? नहीं, पहले की सरकारों में अब की सरकारों में फर्क केवल इतना है कि पहले की सरकार कहती थी अगर यहाँ से हम 1 रुपया भेजते हैं तो 90 उनको 20 रुपए पैसे मिलते हैं, 80 पैसे बीच में खा जाते हैं। पूरे रुपए नीचे जाते हैं। और आज देखिए बिजली पूरे अभी तक नहीं थी, लेकिन अब बिजली अनिता अग्रवाल जी, सारी बातें आपकी ठीक है, आपकी सारी बातें ठीक है, विकास कार्यों का जिक्र हम भी करते हैं, चर्चाएं उस पर भी होती हैं, जो जो योजनाएं चलती हैं। सवाल ये है कि आज 100 रुपए के पार पेट्रोल बिक रहा है, जनता के लिए फायदेमंद है, ये बेहतर है? आप सरकार के साथ में खड़ी है कि हाँ जो सरकार कर रही वो ठीक है? ना जो सरकार है जनता भी चीज को समझ रही है, ऐसा नहीं कि जनता समझ नहीं रही है। आप एक समय पे देखिए कितने साल पहले की बात है जब 50 रुपए के किलो प्याज किया गया था, कम से कम मुझे लग रहा है 10-12 साल पहले की बात है। और आज प्याज के दाम देख लीजिए और पहले आलू के दाम देखिए, आज देख लीजिए। ऐसा नहीं देखिए महंगाई कपिल श्रीवास्तव जी, अनिता अग्रवाल जी की निगाह में 100 रुपए नहीं, अभी और भी बढ़ेगा। जाहिर तौर पर 12-14 दिनों से लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, तो और बढ़ेगा ही। इसका मतलब ये कीमतें जो बढ़ रही है वो ठीक है। अच्छा नहीं, कभी घटता है कभी बढ़ता है। घटता है और बढ़ता है, हम उस पर आएंगे, उसकी तकनीकी पहलू पर भी आएंगे, क्यों घटता है क्यों बढ़ता है। कपिल श्रीवास्तव जी रिस्पॉन्ड कीजिएगा अनिता अग्रवाल जी को। जी जबार भाई, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए जब राष्ट्रवाद की बात होगी, ठीक है, तो राष्ट्रवाद की कीमत नहीं तय है, वो 200 रुपए हो सकती है, 300-400 भी हो सकती है। राष्ट्रवाद के लिए आप जान दे दीजिए। देश में जनता रहे ना रहे, देश रहना चाहिए। तो ये पैमाना जो दक्षिण पंथियों का है वो लागू कर रही है आरएसएस और आरएसएस की टीम भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार, और इतने ज्यादा अहंकार में है कि ये सुनने के लिए नहीं तैयार। सबसे बड़ी चीज ये, अभी हमारी बहन ने ये कहा था कि पूर्ववर्ती सरकार जब गई थी सौंप करके नरेंद्र मोदी जी को, तो कौन से खजाने भर दिए। मैं आपको बता रहा हूं कि ये खजाने कैसे पता चलते हैं कि कितना आपको भरे गए थे और कितना आपने खाली कर दिया। जिस समय आपको 2014 में इस देश को चलाने के लिए दिया गया था, उस समय हमारा जो फिजिकल डिफिसिट था वो 3.6% और आज हमारा फिजिकल डिफिसिट कितना है? राजस्व घाटा आज हमारा 6.5% है। यानी कि आपने 3% के राजस्व घाटा को बढ़ाया है। यह बताता है कि आप भरी हुई तिजोरी पाए थे और आपने खुला लूट की छूट अपने चंद व्यापारियों को दे करके देश लुटा दिया। देखिए कपिल, दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ, नहीं अभी पूरी बात सुन लीजिए, नहीं तो फिर हम आपको नहीं बोलने देंगे। बहन, आप अधिवक्ता है, मैं आपका सम्मान करता हूँ। मैं दूसरी बात कहता हूँ, आपको जो जीडीपी दी गई थी वो 9.5% की दी गई थी। आप जीडीपी कोरोना काल के पहले ही 3.5% पे ला दिए थे, यानी कि 6% की जीडीपी आपने बिना कोरोना के आड़ लिए गिरा दी थी। अब तो 23.9 से -7% चल रही है। बेरोजगारी दर ठीक है कपिल श्रीवास्तव जी, हम इन तमाम बिंदुओं को लेकर के आगे इस चर्चा के दौरान सारी पॉइंट्स को लेकर के आएंगे। एक बार मैं सारे मेहमानों की तरफ बोलूं, और ऐसे में राशिदा अहमद जी,
ये जो स्थिति बन रही है, 100 रुपयों से ज्यादा में पेट्रोल कुछ जगहों में बिकना शुरू हो गया है। ये जो शतक लगा चुका है पेट्रोल, मौजूदा वक्त में जो कुछ हो रहा है पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर के, अनिता अग्रवाल जी के मुताबिक साहब हम विकास कार्य कर रहे हैं इसलिए महंगाई तो होनी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो अंधभक्त का चश्मा लगा है वो चश्मा उतरने का नाम नहीं ले रहा है। अभी कुछ लोगों से सुबह में बाइट हुई है तो वो यही कह रहे हैं कि पेट्रोल 500 रुपए लीटर होने दो, मुझे तो लेना है। तो ये लोग की जो मानसिकता है बहुत ही खराब हो चुकी है। ये किसी चीज को मानने को तैयार ही नहीं है कि ये क्या सही है और क्या गलत है। और एक्चुअली ये है कि जो इनकी महंगाई का दर बदर बढ़ रही है, इनके लिए मैं 2 लाइन बोलूंगी। बहुत हुआ अत्याचार, कमर तोड़ महंगाई मार, यही मोदी सरकार। इनकी जो पॉलिसी है वो सिर्फ दिन पे दिन टैक्स को, डीजल को, पेट्रोल को, गैस को बढ़ाकर अपना खजाना भरने की पूरी कोशिश कर रही है। और ऐसी सरकार निकम्मी सरकार घोषित हो रही है। और जब इनके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ये क्वेश्चन पुट अप किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या ये महंगाई सही है, तो ये दुनिया का सब कुछ दिखाते हैं। मैंने सब्सिडी दी तो मैंने उज्ज्वला गैस दिया तो मैंने ये किया तो मैंने। हम कह रहे हैं सबसे बड़ा सवाल कि उज्ज्वला गैस आपने दिया तो, लेकिन जो इंसान उज्ज्वला गैस का सिलेंडर नहीं खरीद सकता है वो आज 850, 950 जो भी रेट उसका है गैस का, क्या वो ले पाएगा? क्योंकि हर जगह का रेट अलग अलग है। दूसरी बात, इन्होंने पेट्रोल के लिए कहा कि मैंने लोगों को रोजगार दिया। रोजगार दे के आप रोजगार छीन रहे हैं। जो इंसान ऑटो चलाकर, जो इंसान साइकिल चलाकर अपने रोजगार से अपने घर वालों का पेट भरता है, वो तो रोजगार बंद कर देगा, क्योंकि भाई इतना तो भाड़ा इंसान दे नहीं पाएगा और वो अब पैदल ही चलेगा। पेट्रोल की महंगाई की वजह से सारे चीजें ठप हो रही हैं। चौथी बात यह है कि 4 फरवरी को 25 रुपए गैस में बढ़ा, फिर रात 50 रुपए दाम बढ़ गया है। ठीक है, मतलब 10 दिन के अंदर गैस का दाम 75 रुपए बढ़ा। और इससे पहले सन 2020 में 175 रुपए 2 बार करके बढ़ा हुआ है। तो जब सब्सिडी 500, जब सिलेंडर 500 का ठीक था, है, एक हाथ से दे करके, एक हाथ से सब्सिडी की शक्ल में दे करके दूसरे हाथ से उसे वैट या एक्साइज ड्यूटी की शक्ल में छीन करके उन चीजों को बराबर कर दिया जाता है। ठीक है, ठीक है, सिर्फ अपना खजाना मैं आ रहा हूं वापस आ रहा हूं। प्रभात त्रिपाठी जी, ये जो स्थिति बनी हुई है, हम जिन देशों को हम डीजल पेट्रोल देते हैं वहां पर सस्ते में बिक रहा है। नेपाल में करीब 68 रुपए के आसपास पेट्रोल बिक रहा है, जिस नेपाल को हम पेट्रोल भेजते हैं और जिसके लिए गैस पाइपलाइन बिछा करके हमने पेट्रोल देना शुरू किया। यह स्थिति है। अनिता अग्रवाल जी जो बातें कह रही हैं कि साहब विकास कार्य हो रहा है इसलिए महंगाई तो होनी जरूरी है। विकास कार्य के साथ ठीक है, ठीक है। अनिता जी, प्रभात जी से सवाल है जी। देखिए जब्बार जी बड़ा दुर्भाग्य है इस देश के अंदर कि जब कोई अगर आम इंसान परेशान होता है तो सरकार दावा करती है कि हमने ये काम कर दिया और इस वजह से ये चीजें सामने आ रही हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो भी हैं कि जो ये बात कोविड की कह रही हैं या जो भी कह रही हैं, देश विकास की ओर जा रहा है। अरे देश 40 साल से भी विकास की ओर चल रहा था। और ठीक है, उनके समय में कुछ चीजें महंगाई बढ़ी थी। जब महंगाई डाइन वाली एक आपको पूरी बाकायदा एक पिक्चर ही बनी थी और बाकायदा सॉन्ग भी जारी हुआ था। लेकिन आज सवाल इस बात का है कि हमारे नेपाल में अगर 70 रुपया पेट्रोल डीजल 50 रुपया बिक सकता है तो भारत में क्यों नहीं बिक सकता है? और पेट्रोल डीजल से ही सारी चीजों पे हम जो है महंगाई का असर पड़ता है और लगातार महिलाएं परेशान हो रही है, आम आदमी परेशान हो रहा है। मगर सरकार तो ये मानने को तैयार नहीं है। सरकार तो ये मानने को तैयार नहीं है। डिबेट में कहा कि आप प्रभात जी, सरकार ये कह रही है, अनिता अग्रवाल जी ये कह रही है तो एक्ट ऑफ गॉड की वजह से सब कुछ हुआ। 2024 में मानेगी नहीं। टैक्स आप बढ़ाइए। टैक्स किस बात का? आप टैक्स की बात कर रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं जब्बार भाई कि आप इसको जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लाते हैं? मैंने कई डिबेट में कहा कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाएं और जब ये जीएसटी के दायरे में आ जाएगा तो ये 50, 60 रुपए 70 रुपए आ जाएगा। 2013 में पेट्रोल का दाम बता पाए थे क्या था?
एक सेकंड, अरे आप 2013 में कुछ पेट्रोल का दाम आप मालूम चुप है रहिए क्या जरा, था? आप मेरी बात आ जाने प्रभात दीजिए। जी, अनिता जी, प्रभात जी, एक अनिता सेकंड, जी, मैं बता रहा हूं, मेरी मैं बात बता रहा हूं, सुनिए, मैं बता रहा हूं, आप पहले दौर पे हैं मैं बता रहा हूं। आप अनिता लोग- अग्रवाल जी, आप लोग हर एक समय सेकंड, यही प्रभात disturb त्रिपाठी करते जी, हैं। एक सेकंड, आप एक लोग सेकंड, disturb करते हैं कोई एक भी चीज सेकंड, को। एक सेकंड, बात एक अलग सेकंड। होती है मेरी। प्रभात जी, पेट्रोल का एक दाम सेकंड, 83 अनिता रुपए अग्रवाल जी, था। अनिता अग्रवाल जी, अनिता अग्रवाल जी, मैं आपको बता रहा हूं 2012 में, एक सेकंड, एक सेकंड, राशिदा 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 जी, अनिता अग्रवाल जी 2012 में, सुन लीजिए बात सुनिए आप, अब बात सुन लीजिए, आपसे जवाब लूंगा। 2012-13 में पेट्रोल की कीमत गई थी 70-72 रुपयों के आसपास में, और उस वक्त कच्चे तेल की कीमत थी $110, $112 थी 2012 में। 2008 में $147 प्रति बैरल था। अनिता अग्रवाल जी, $147 प्रति बैरल था अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत। 45 रुपए में पेट्रोल बिका था और उस वक्त हाहाकार मचा हुआ था। आज महज $63 प्रति बैरल है कच्चे तेल की कीमत, और पेट्रोल बिक रहा 100 में। देखिए, आप किस स्तर की बात कर रही हैं? एक सेकंड, प्रभात त्रिपाठी जी, नहीं आप बता रहे हो जब्बार जी, 83.53 क्रूड ऑयल का जो आज की तारीख में जो रेट है आज 90 वो 68 है, वो कुछ हुआ है, 68 रुपए है, और आप उसको बेच रहे हैं। ये पेट्रोल डीजल 40 रुपए में होना चाहिए था, 60 रुपए में होना चाहिए था आपका। में हमारी ही सरकार रही है। आप कितनी जमाखोरी को आप बढ़ावा दे रही हैं? अनिता अग्रवाल जी, अनिता अग्रवाल जी, बजाय इसके कि आपको कहना चाहिए कि सरकार को एक्साइज ड्यूटी में शायद घटाने पर विचार करना चाहिए, शायद आगे घटाए, वैट में जहां बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकारें राज्यों में, शायद वहां पर वैट घटाया जाए, बजाय इसके कि आप ये कहें, आप उसको जस्टिफाई करें। ठीक है, आपका काम है, पार्टी की तरफ से यहां पर प्रवक्ता के तौर पर है, ठीक है। मैं नीरज सिंघल जी की तरफ आऊंगा। नीरज सिंघल जी, आप मार्केट एक्सपर्ट के तौर पर भी आप अक्सर टीवी डिबेट में रहते हैं। ये जो स्थिति है लॉकडाउन के बीच में, तो $25-26 प्रति बैरल तक चला गया था क्रूड ऑयल की कीमत, फिर भी हमने 80 रुपए में खरीदा था। ये है क्या? ये मिसमैनेजमेंट किसी स्तर पर हो रहा है या जानबूझ करके सरकार ने एक रणनीति के तहत ये किया है? सर, इस मिसमैनेजमेंट के लिए हमें थोड़ा सा ना इसके बेसिक्स पे देखना पड़ेगा कि हिंदुस्तान में हमारी चलती है मिक्स्ड इकोनॉमी जी, और मिक्स्ड इकोनॉमी जहां होती है वहां वी ट्राई टू पिक अप द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। तो आप दो नावों में पैर करके चल रहे हैं, और इसमें अगर आप बैलेंस नहीं बिठा पाएंगे तो इस तरह की समस्याएं आती रहेंगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है आज की तारीख में? हम जब कॉमन मैन की यहाँ पे बात कर रहे हैं, हर कोई कॉमन मैन सरकार के एजेंडे में ही नहीं आता है एज देयर वोट बैंक। मैं सभी सरकारों के लिए बोल रहा हूं ये बात। आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि कॉमन मैन सरकार के एजेंडे में ही नहीं है। एजेंडे में बिल्कुल नहीं आता है, कोई भी सरकार हो, किसी भी सरकार के एजेंडे में नहीं आता। लेकिन मैं सभी सरकारों से एक सवाल ये पूछना चाहता हूं कि आज आपने लिक्विडिटी कर दी है मार्केट में, जी ठीक है ना, इन्फ्लेशन होगा, बट इन्फ्लेशन के साथ ग्रोथ नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि आपने कहा सरकार का खजाना खाली है। लॉकडाउन हुआ, सरकार का खजाना खाली हो गया। इस लॉकडाउन में कॉमन आदमी की नौकरी गई। ये कॉमन आदमी जो टैक्स पे करता है, मैं बड़ी विनम्रता से सारी सरकारों को बोल रहा हूं कि ये कॉमन आदमी टैक्स पे करता है। अनीता जी ने बहुत अच्छी बात की कि अब वो 1 रुपया हम भेजते तो 1 रुपया डायरेक्ट खाते में जा रहा है। कॉमन मैन को बड़ा फक्र होता था इस बात पे कि 1 रुपया सीधा खाते में जा रहा है, कहीं बीच में नहीं रुक रहा है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज जब उस कॉमन मैन की नौकरी गई, और आज जब वो कॉमन मैन की जिसके पास नौकरी है वो 30% तक उसकी तनख्वाह कम हो गई, और उधर डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ते जा रहे हैं, जिसका असर पूरी की पूरी इकोनॉमी पर पड़ता है। कि डीजल और पेट्रोल, जैसे बोला कि भाई ऑटो वाला फिर कैसे लोगों को लेकर जाएगा, कैसे लोग ऑटो में ट्रैवल करेंगे, ट्रक वाले, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, इंटायर वैल्यू चेन में आपकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। और ये कॉमन आदमी जो टैक्स पे करता है, और इसको आज हालत ये हो गई है कि सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक वो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की खातिर दुगनी मेहनत कर रहा है। उसके पास खर्च करने के लिए पैसा नहीं है। तो आपने ये जो मार्केट में लिक्विडिटी डाली है, अगर ये लिक्विडिटी सही हाथों में नहीं पहुंची है तो ये ग्रोथ को इफेक्ट करेगी। आप देश के जब विकास की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको खुद से यह सवाल पूछना होगा कि जो इस देश का कॉमन मैन है, जो आज तक किसी आंदोलन में नहीं आया, उसके विकास की बात कौन सोचेगा? यह बहुत गहराई से सोचने वाली बात है जब्बार साहब।
तो फिर ऐसी स्थिति में नीरज सिंघल जी, आम आदमी सीधे सीधे अगर यह जानना चाहे कि इकोनॉमी का बेस जो है सारी चीजों से एक दूसरे से लिंक्ड अप है, जुड़ा हुआ है, लेकिन सभी सरकारों के अंदर ये स्थितियां आई हैं, ये अचानक कोई स्थिति नहीं आ गई। अगर इस कोरोना कॉल को अगर छोड़ दें, क्या पहले कोरोना काल के पहले क्या हमारी जीडीपी अच्छी थी? कोरोना काल के पहले क्या आर्थिक विकास उसी स्तर पर था? कोरोना काल के पहले बेरोजगारी का दर 45 वर्षों से ज्यादा खतरनाक स्थिति पर पहुंच गया था। कोरोना काल के पहले भी डीजल और पेट्रोल के स्तर पर महंगा बिक रहा था। उस वक्त सरकार के पास में इसका क्या जवाब था? सवाल यह है कि क्या यह कहीं मिसमैनेजमेंट के तौर पर इसे देखा जा रहा है, या फिर सरकार इनको चाह ही नहीं रही है? सरकार चाह रही है कि साहब जितना टैक्स आ सके उसको अपने खजाने को भरें। आपने बिल्कुल सही फरमाया जब्बार भाई। आज मैं एज मार्केट एक्सपर्ट बात नहीं कर रहा हूं, आज मैं उस कॉमन मैन की बात कर रहा हूं। और मैं आपका ध्यान थोड़ा सा आकर्षित करना चाह रहा हूं कि हम लोग क्या करते हैं, डिबेट में ना हमेशा बेसिक पे भूल जाते हैं। इसीलिए मैंने आपको एक ये उदाहरण दिया कि इंडिया की जो मिक्स्ड इकोनॉमी है, इस मिक्स्ड इकोनॉमी को एक बैलेंस मोड में हमें लेकर चलना पड़ेगा। और शायद मुझे नहीं पता किसी सरकार का ध्यान इस तरफ गया या नहीं गया, और नहीं गया तो क्यों नहीं गया। ठीक है, मैं अनिता अग्रवाल जी आपकी तरफ आऊं, और उससे पहले कपिल श्रीवास्तव जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं। जाहिर तौर पर ये जो मिक्स्ड इकोनॉमी है, और ऐसी स्थितियों में जाहिर तौर पर परिस्थितियां बदलती हैं, कभी इकोनॉमिक ग्रोथ बेहतर होता है, कभी उसमें नुकसान होता है, इन्फ्लेशन का रेट अप एंड डाउन, और सारी चीजें ऐसी स्थिति में ये जो सरकार की तरफ से कहा गया कि साहब हम सब कुछ अच्छा कर देंगे, नसीब वाला आपको चाहिए या कम नसीब वाला चाहिए? हमने ये भी सुना है एक दौर में जब कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट काफी हद तक दर्ज की गई थी। तो साहब ये कि ये स्थिति बदली क्यों नहीं? श्रेणी में आपको सारी चीजें दे दी थी कि कोरोना काल से पहले मोदी जी का क्या मिसमैनेजमेंट था और किस तरीके से उन्होंने क्या पाया था, और उसके बाद वो हरास करते हुए कहां तक चले गए। इस बीच में इन्होंने तमाम 23 कंपनियों को भी भंटाधार किया और बेच दिया। सब चुनिंदा पूंजीपतियों के लिए इन्होंने काम किया। मिसमैनेजमेंट इनका ये है कि आप देखिए, जो 65 साल सरकारें, जिसमें अटल जी की भी सरकारें रही हैं, इन्होंने केवल 41 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए वर्ल्ड बैंक से कर्ज उठाए थे, लेकिन इधर 7 सालों में 51 लाख करोड़ रुपए कर्ज जो है वो वर्ल्ड बैंक से उठाया गया है, जिसमें से 20 लाख करोड़ जो है ये तो बैंकों में इन्होंने तरलता जबरदस्ती की पैदा की है कि लोग ऋण लेंगे। लेकिन आप जब ये बताइए लोगों के पास नौकरी होगी, अच्छे उद्योग चल रहे होंगे, मांग मार्केट में बनी रहेगी, तब तो उद्योग बढ़ेंगे। तो चक्कर ये है कि ये मिसमैनेजमेंट वाली ही सरकार है। मैं इसलिए भी कहना चाहता हूं कि कोरोना काल से पहले आपने सुना होगा कि 12 लाख लोग सीधे सीधे ऑटो सेक्टर में प्रभावित हो गए थे और उनकी नौकरियां चली गई थी। उस समय कोई कोरोना काल नहीं था। तब हमारी वित्त मंत्री जी ने क्या कहा था कि ये जो ऑटो सेक्टर में गिरावट आई है, ये ओला और उबर के कारण आई है, इसलिए ऑटो सेक्टर के अंदर जो है ये मंदी का दौर देखने को मिला है और लोग बेरोजगार हुए। गजब की बात यह, नीरज भाई, बहुत अच्छा विश्लेषण आपने किया। मैं क्योंकि इकोनॉमिक्स को समझता हूं इसलिए आपको सराह सकता हूं। आपने जो इन्फ्लेशन की रेट कही है कि मुद्रास्फीति जो बढ़ रही है, हकीकत क्या है? इकोनॉमिक्स तो इस बात को मानती है कि जब लोगों की नौकरियां चली जाती है तो मुद्रास्फीति की दर 4% से नीचे चली जाती है, और अगर 1% से अदब चली जाती है मुद्रास्फीति की दर तो महंगाई असीमित हो जाती है, फिर वो कंट्रोल में नहीं आती है। मुद्रास्फीति दाल में नमक के बाद भांति होती है। लेकिन ये जिस तरीके से की सरकार हुई है, बड़े बड़े अर्थशास्त्री फेल हो गए हैं कि इस मुद्रास्फीति को, जिसमें कि मंदी का दौर भी शामिल है और लोग बेरोजगार हो चुके हैं और महंगाई भी दूसरी तरफ बढ़ चुकी है, क्योंकि अगर खाली महंगाई बढ़ती है और इन्फ्लेशन रेट जो है वो 1% से ऊपर की तरफ जाता है, उस समय आपने देखा होगा कि लोग बेरोजगार नहीं होते हैं। हाँ, 40 रुपए की चीनी खरीदने की कैपेसिटी अगर उनकी बढ़ जाती है क्योंकि उनके महंगाई बढ़ जाती है, वो 80 रुपए हो गई, लेकिन जो उनकी सैलरी है उसमें वो आधा किलो चीनी खरीद सकते हैं। लेकिन जब आदमी के पास नौकरी ही नहीं होगी तो वो 2 रुपए किलो भी चीनी नहीं खरीद सकेगा। इस बात को मोदी सरकार नहीं समझ रही है। और जिस तरीके से लूट का खेल इन्होंने किया है इस पेट्रोल और डीजल के अंदर, कोरोना काल के अंदर $25, सुनते जाइए, $25 पर प्रति बैरल जब मिल रहा था तो इन्होंने भंडारण किया है, और भंडारण करने के बाद आज आप महंगे रेट पर बेच रहे हैं और उस समय भी आप 80 रुपए पर पेट्रोल बेचते रहे हैं। ये सरकार नहीं बता सकती। ये सरकार कहती है कि कंपनियों के हाथ में, कंपनियां कहती है हमने 13 गुना फायदा कमाया।
आपके हाथ में जब सरकार आई तो रिफाइनरी में आपने 4 रुपए से बढ़ा करके 8 रुपए कर दिया, संशोधन का दाम बढ़ा दिया, और आपने सीधे सीधे 800 गुना केंद्रीय कर आपने उसके ऊपर टैक्स लगाया है। आप सोचिए कि आप रक्त शोषण का काम इस देश के साथ कर रहे हैं, और इतना ही नहीं है, जीवन में कभी आप देश को नहीं बना पाएंगे। 5 ट्रिलियन की अगर इकॉनमी बनानी है तो प्रत्येक भारतीयों पर आर्थिक खुशहाली होनी चाहिए। आज हर व्यक्ति आर्थिक रूप से रो रहा है, और अनिता बहन बैठ कर कह रहे हैं, सोचना चाहिए, ये खुद भी अभी लगता है कि इनकी भी जब जेल सकती होगी, ये इनकी मजबूरी है कि यहाँ करके नहीं कर पा रही है, वरना हकीकत यही है। ठीक है कपिश जी, ठीक है, ये सारे बिंदु जाहिर तौर पर इन तमाम चीजों पर रोजाना चर्चाएं होती हैं और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। मगर अनिता अग्रवाल जी, आपका तर्क यह है कि चूंकि एक महामारी का वक्त आया, इसलिए हमने सीधे सीधे सब्सिडी के शक्ल में पैसे दिए, विकास कार्य किए, इसलिए महंगाई तो बढ़ेगी। क्या इसका कोई मैकेनिज्म आपकी सरकार के पास में नहीं है? क्या पहले मेरी बात सुन, सवाल सुन लीजिएगा, आप सवाल तो सुनिए ना। कपिल जी बोल रहे हैं, मैं कपिल जी का जवाब दे दूं पहले। ठीक है, कपिल जी ने जो बोला मैं उनका जवाब दे दूं। ये कांग्रेस के साथ सरकार चला रहे थे 2014 से पहले, कांग्रेस के साथ, और उस समय कांग्रेस ने कितने घोटाले किए हैं सबको मालूम है, और इन्होंने उस घोटालों में पूरी तरीके से शामिल थे, और कभी भी जो है विकास कार्य इतना, बिजली पूरे गांव में नहीं पहुंची, कहीं नहीं पहुंची। आज हम बिजली गांव पहुंचा रहे हैं, आज हम सौभाग्य योजना दे रहे हैं, आज हम उज्ज्वला योजना दे रहे हैं। अनिता जी सुन लीजिए, और उसके बाद अनिता जी, सड़कों का निर्माण गाँव तक कर दिया है। अनिता जी, अगर यूपीए की सरकार में या कांग्रेस की सरकार में बेतहाशा भ्रष्टाचार हो रहा था, बावजूद उसके पेट्रोल और डीजल की कीमतें इस स्तर पर तो नहीं बढ़ी थी। ठीक है, कपिल श्रीवास्तव जी, एक सेकंड, कपिल श्रीवास्तव जी, आपकी एक सेकंड, अनिता अग्रवाल जी, एक सेकंड, दोनों लोगों को रोकना चाहूंगा। कपिल श्रीवास्तव जी, एक सेकंड। अनिता अग्रवाल जी, एक बहुत सीधा सा सवाल है। बेस प्राइस जो है कच्चे तेल की भारत में जब आता है 32 रुपए कुछ पैसे उसकी है। एक्साइज ड्यूटी जो सिर्फ केंद्र सरकार लेती है 33 रुपयों के आसपास, बेस प्राइस से ज्यादा एक्साइज ड्यूटी लेती है केंद्र सरकार। ये उचित है? 11 से ज्यादा बार आपकी सरकार के अंदर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई, ये उचित है? एक्साइज ड्यूटी भी है, उसके बाद वेट वगैरह सब लगता है, कोई ऐसा नहीं, कई वेट लगता है। अनिता अग्रवाल जी, इस बात का जवाब दीजिए, ये उचित है बेस प्राइस से ज्यादा एक्साइज ड्यूटी के साथ एक्साइज ड्यूटी के साथ वेट भी तो लगता है, ऐसा तो मैं उस पर भी आ रहा हूं, और जीएसटी वैट भी लगता है, तो ज्यादातर राज्यों में आप ही की सरकार है। ज्यादातर राज्यों में अनिता अग्रवाल जी बीजेपी या एनडीए की सरकार ही है। हमारी सरकार आई है तब से हमने कई, अब आप देखिए जम्मू कश्मीर में हमने कितना विकास कार्य कर रहे हैं। अरे अनिता अग्रवाल जी, आप ये गोल गोल मत घुराइए ना, ये गोल गोल आप क्यों घुमा रही है? आप एक मुद्दे को छू करके दूसरी तरफ भाग रही है। मैंने आपसे एक सीधा सा सवाल पूछा, आप इस बात से सहमत हैं? आप इस बात से सहमत हैं 32 रुपए बेस प्राइस, उस पर 33 रुपए एक्साइज ड्यूटी? महंगाई हो रही है वो जनता के। अनिता अग्रवाल जी, आप रटकर आई हैं क्या? एक ही बात को आपको कहना है। सवाल ये है, जनता कुछ जानना चाहती है, समझना चाहती है। 32 रुपए कुछ पैसे बेस प्राइस पर 33 रुपए बेस प्राइस लेना यह उचित है? एक्साइज ड्यूटी लेना यह उचित है? एक्साइज ड्यूटी अपनी जगह है, अरे अपनी जगह कैसी है? एक्साइज ड्यूटी और टैक्स को अगर घटा दिया जाए, डीजल और पेट्रोल की कीमतें अपने आप नीचे आ जाएंगी। प्रभात त्रिपाठी जी, इससे पहले कि मैं नीरज जी आपकी तरफ आऊं और राशिदा जी आपकी तरफ आऊं, प्रभात जी, अनिता अग्रवाल जी या तो जानबूझ करके उस बिंदु पर कुछ कहना नहीं चाहती हैं, या तो अनिता अग्रवाल जी जाहिर तौर पर एक असमंजस की स्थिति में, क्योंकि उनके पास भी जवाब नहीं है, क्योंकि सरकार के अपनी तरफ से कोई ऐसा तर्क अभी दे नहीं पा रही है। जवाब जी, सबसे बड़ा बात ऐसा नहीं है कि एक्साइज ड्यूटी अभी लगाई, हमारी सरकार ने लगाई, पहले से भी लगी चली आ रही है। अच्छा एक सेकंड प्रभात जी, एक सेकंड रुकिए, पीछे बोल पड़ी भाई। प्रभात जी एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुक जाएगा। अनिता जी आपकी बात ठीक है। अनिता जी, मेरे एक सीधे से सवाल का जवाब दे दीजिए। अनिता जी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, बनारस पहले भी बनारस था, आज भी बनारस देख लीजिए, पहले भी जो कश्मीर था आज जाके देख लीजिए, पहले भी लद्दाख था आज जाके देख लीजिए। पहले इतने विकास कार्य होते थे क्या? पैसा केवल घोटालों में जाता था, कांग्रेस केवल। अनिता जी, दो बहुत बेसिक बुनियादी पहलू हैं।
एक सेकंड सुनिए तो अनिता जी, कहाँ से करेंगे बताइए ना। जो विकास होता है, विकास कहाँ से होगा? आपसे दो बुनियादी सवाल हैं, दो सवाल हैं अनिता जी। अनिता जी, पहले के काम में और आपके अनिता जी, आसमान का अनिता जी, काम जमीन अनिता जी, हो रहा है। अनिता जी, आज आप देखिए सड़कें देखिए, पुल देखिए, आप अनिता जी, रोड देखिए, सारी रोड। अनिता जी आपको आवाज आ रही है? बनी हुई है अनिता जी आपको आवाज आ रही है? आपने ये कहा कि पहले भी एक्साइज ड्यूटी लगती थी, वैट लगता था, बिल्कुल सही आप कह रही हैं। पहले भी केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी लगाती थी, राज्य सरकार वैट लगाते थे, अब भी लगाते हैं। पहले 9.5 रुपए एक्साइज ड्यूटी थी, 9.5 रुपए, अब कितनी है? 33 रुपए। ये कोई 80-60 के दशक की बात नहीं है। फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने कहा था 13 में 80 रुपए पॉइंट कुछ पेट्रोल था, आज 90 पॉइंट कुछ हुए। केवल 10% के ही तो बढ़ा। इसी में अब आप ये बताइए अनिता जी आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है, हर राज्य में डीजल और पेट्रोल अलग अलग कीमतों पर बिकता है। 90-91 रुपए दिल्ली का प्राइस है, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कहीं 100 रुपयों से ज्यादा बिक रहा है। आप ये तो पूरी जानकारी नहीं रख रही है। प्रभात त्रिपाठी जी, प्रभात त्रिपाठी जी, अरे एकदम जानकारी नहीं है, फिर से पढ़ के आइएगा। ज्यादा भी होते हैं, 20 में होते रहते हैं। ठीक है अनिता जी, जरा सुन लीजिएगा। प्रभात जी ना तो समाजवादी पार्टी के हैं ना तो कांग्रेस पार्टी के। प्रभात जी की आवाज बंद कीजिए पहले। जी जी ठीक है, सुनिएगा अनिता जी, सुनिएगा प्रभात जी को। प्रभात जी कांग्रेस के हैं। देखिए जब्बार भाई, इन सब प्रवक्ताओं की, भाजपा के प्रवक्ताओं की आदत ये खराब है कि ये डिबेट को डिरेल कर देते हैं, किसी को बोलने नहीं देते हैं। मेरा ये कहना है कि जिस तरीके से क्रूड ऑयल सस्ता हुआ है, पेट्रोल डीजल सस्ता होना चाहिए। आम आदमी, जैसे भी नीरज जी ने कहा कॉमन मैन की बात, इनको कॉमन मैन नहीं दिखाई देता है, इनको उद्योगपति दिखाई देते हैं। इनको सिर्फ ये लगता है कि देश को हम आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, नए भारत बनाने अनिता जी आप बोल रही थी, प्रभात जी खामोश थे, आप बोल रही थी वो खामोश थे, अब ऐसा मत कीजिए भाई। ये मोदी जी लेके आए हैं क्या? हमारी कांग्रेस से। अरे भाई इनकी आवाज बंद कर दीजिए। अनिता जी एक बार सुन लीजिए, जरा सुनने की क्षमता भी रखिए ना। अगर सुनेंगे नहीं तो ये डिबेट कैसे हो पाएगी? अनिता जी, अनिता जी एक बार सुनिए ना। बात मत करिए इसके बाद जी, हम आपको अच्छे से जानते हैं, लेकिन आप अगर निष्पक्ष बात करें क्या? अनिता जी, मोदी जी ने पैदा किया, अनिता जी आपका अपना तर्क था, जरूरी नहीं जो दूसरे को सूट करे, उनका अपना तर्क है, जरूरी नहीं कि वो आपको सूट करे, ये जरूरी नहीं कि आपके अकॉर्डिंग अपनी बात रखें। उनकी अपनी जो समझ है वो बात वो रख रहे हैं, तर्कों के साथ में, तर्कों के साथ काट कीजिए। ठीक है, ठीक है अनिता जी एक सेकंड भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ, अनिता जी की आवाज अगर हो सके तो डाउन कीजिएगा। अरे भाई प्रभात जी, ये किसी को बोलने नहीं देंगे, इन्हीं को बोलने ठीक है दीजिए। प्रभात जी मैं जब्बार भाई बड़ी शालीनता से ये कहना चाहता हूं, देश गरीबों का भी है, देश मिडिल वर्ग कॉमन मैन का भी है। या तो ये पार्टी ये तय करे कि देश किसका है, क्या देश अमीरों का है या देश गरीबों का है। अगर देश सभी का है, 132 करोड़ का है, तो हमें उन 132 करोड़ के खाने से लेके, भोजन से लेके और छत तक पूरी व्यवस्था करनी है। अगर आपने पेट्रोल डीजल 100 रुपए 150 रुपए कर दिया तो उससे पूरी महंगाई बढ़ती है, हमारे यात्रा भाड़ा बढ़ता है, हमारा ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता है, और जो हमारी सब्जियां हैं, अभी दालें हैं, गेहूं है, ये इनका ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएगा। तो आज जिस तरीके से 100 रुपए का पेट्रोल हो रहा है, क्या आप इसको देश से जोड़ के लेंगे? अरे देश में विकास होता रहता है, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। आप ये बताइए क्या जो वो है उद्योगपति है क्या वो हमारे से? अनिता जी एक सेकंड ठीक है राशिदा रिजवान जी, ठीक है प्रभात जी, मैं आप सबको रोकना चाहूंगा। राशिदा रिजवान जी एक सेकंड, अनिता जी बोलिएगा नहीं, आप बोलती है तो दूसरे लोग खामोशी से सुनते हैं, जरा आप भी सुनने की क्षमता रखिए। राशिदा जी, अनिता जी का बार बार एक तर्क है कि साहब हमारी सरकार में विकास कार्य बहुत तेजी से किया जा रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, बदल गया है प्रदेश, बदल गए हैं देश, सारी स्थितियां बदल गई हैं। राशिदा जी, क्या स्थितियां सब कुछ बदल गई हैं? मैं बता दूं पहले कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपने बात को कभी
सत्य कहते ही नहीं, हमेशा अपनी बात को कहते हैं सत्य है, बाकी सब असत्य है। दूसरी बात बताऊंगी, जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ती है वो दर्जनों बार बढ़ चुकी है और उसका 24 लाख करोड़ रुपया जनता का पैसा कमाया गया है। और सबसे बड़ी बात यह कि वो पैसा सिर्फ केंद्र सरकार रखेगी, राज्य सरकार का कोई हक नहीं है। हमारा पैसा हम पर यूज न होकर हमसे टैक्स के बदले में लिया जाए और फिर कहते हैं कल्याणकारी काम करते, विकास करते हैं। आप मुझे कोरोना काल से लेके अब तक ऐसा कोई विकास बताइए कि जो किया हो। लोग बनवाते हैं हॉस्पिटल, लोग बनवाते हैं कॉलेज, लोग बनवाते हैं यूनिवर्सिटी, लोग बनवाते हैं एक पाठशाला कि बच्चे अच्छी शिक्षा पाकर बाहर न जाए बल्कि इसी अपने इंडिया के अंदर एक अच्छा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर सके। लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ राम मंदिर निर्माण हुआ है। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन राम मंदिर निर्माण में कितने पैसे लगे हैं, विधायक खरीदने में कितने पैसे लगते हैं, सांसद खरीदने में कितने पैसे लगते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है, जनता के पैसों को मिसयूज करना। अभी आप देखिए बिहार के चुनाव में एलईडी कितनी हजार एलईडी की लगाई गई थी सिर्फ इनके प्रचार प्रसार करने के लिए। ये हमारा पैसा था, किसी के बाप का पैसा नहीं था। और जो एक्साइज ड्यूटी बढ़वाते हैं हर बार, वो पैसा सिर्फ केंद्र सरकार रखती है, उस पर राज्य सरकार कोई हक नहीं है। और हमारे राज्य में जो हमारी सरकार थी तब सिलेंडर 400 रुपए मीटर, 400 मतलब सिलेंडर था और जो पेट्रोल डीजल का दाम था 3.5 रुपए बढ़े हुए थे और पेट्रोल का 9 रुपए। और आज जो पेट्रोल का रेट है कहीं 100 रुपए है, कहीं 150 रुपए है। और ये भारतीय जनता इस बात को 150 रुपए कहीं नहीं हुआ। ठीक है राज भाई, एक सेकंड नीरज सिंघल जी की तरफ आते हैं। सबकी आवाज डाउन कीजिएगा। नीरज सिंघल जी आपकी तरफ आते हैं। आम आदमी बहुत ज्यादा तकनीकी बारीकियों को नहीं समझता है, लेकिन आप दोनों तरीके से उसको समझाइएगा। आम आदमी अगर ये पूछे कि अगर हमारे पड़ोसी देश में नेपाल से लेकर के बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान में 51 रुपए में पेट्रोल बिक रहा है, सारे डेवलपिंग कंट्री है, हम भी डेवलपिंग कंट्री है, विकास कार्य सभी देशों में होते हैं, हमारे देश में इतना महंगा क्यों है? जब्बार भाई, मैं खैर सरकार है, एक दूसरे पे वो लांछन लगाते हैं, वो उनका काम है। एक सेकंड राष्ट्रदास जी, एक सेकंड राष्ट्रदास जी, एक सेकंड चाहूंगा कि हमारे भाजपा भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत सम्माननीय प्रधानमंत्री हुए थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। उन्होंने बड़ी ईमानदारी से देश की जनता को बोला था कि मैं पेट्रोल पे 1 रुपया बढ़ा रहा हूँ और ये जो 1 रुपया है ये देश के विकास कार्यों पे खर्च होगा। ठीक है, आज मैं अब मुद्दे पे यहीं रहता हूँ, पेट्रोल और डीजल पे ही हम बात करते हैं। लेट्स ट्राई टू फाइंड अ सोल्यूशन दैट व्हाट कुड बी ए राइट सोल्यूशन एंड देन वी नीड, हमें बेसिकली एक इवन प्लेइंग फील्ड क्रिएट करना होगा। जैसे मैंने बताया कि ठीक है, दोनों नाव में पैर रख के अगर हम चल रहे हैं तो बैलेंसिंग एक्ट जो रहेगा। सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर देश का खजाना खाली है, मान लीजिए हम बात मान लेते हैं, तो क्या सिर्फ पेट्रोल पे एक्साइज बढ़ाने से वो खजाना बढ़ जाएगा? डू नॉट वी हैव अदर ऑल्टरनेट ऑप्शंस? बार बार उद्योगपतियों पे दूसरी पार्टियां ताना कसती रहती हैं। मैं चाहूँगा कि वो इस तरह से ना करें, बिकॉज यही उद्योगपति हैं जो आपको पार्टी फंड देते हैं और जब आप अपना इलेक्शन लड़ते हैं। इसी उद्योगपति में एक कुछ साल पहले की घटना आपको शायद याद होगी कि मोबाइल फ़ोन के, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, कि मोबाइल कॉल 8 रुपये, 16 रुपये, 32 रुपये होती थी, तभी एक मोबाइल कंपनी ने 500 रुपये में विद हैंडसेट आपको एक मोबाइल फ़ोन दिया। तो दे क्रिएटेड बेसिकली ए कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट इन द मार्केट, जिसके चलते आज ये जो हम 2-2, 3-3 फ़ोन लेके घूम रहे हैं और आज ये जो फ़ोन गांव-गांव तक पहुंच गया है और गांव-गांव में पहुंच के लोगों का संपर्क बना है, एजुकेशन बनी है, तो वो एक फेयर कंपटीशन की वजह से है। ठीक है, अब सिर्फ और सिर्फ जब भी सरकार को अपना राजस्व बढ़ाना हो तो एक्साइज ड्यूटी के लिए आपके पास ऑप्शन सिगरेट, शराब और पेट्रोल, क्या इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास? और अगर नहीं है तो मैं पिछली सरकारों की बात नहीं करता, पिछले 6 साल में इस सरकार ने कोई ऑल्टरनेट और क्यों नहीं खड़ा किया? तो फिर ऐसे में नीरज जी, क्या ये एक सॉल्यूशन इसका हो नहीं सकता है? जिस वक्त जीएसटी बन रहा था, जीएसटी पास हो रहा था, विपक्षी पार्टियों ने कहा कि पेट्रोल, डीजल, ऑयल को और लिकर को दोनों को जीएसटी के दायरे में ले आइए।
इस सरकार ने जीएसटी के दायरे में नहीं लिया। हमें तो यही कहा गया था, सारे व्यापारियों से, हर कॉमन मैन को, हर किसी को एक ही बात कहा गया था, 1 कंट्री 1 टैक्स। करेक्ट। तो अनिता अग्रवाल जी इस पर जवाब देना चाहेंगे, रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? बिल्कुल। जीएसटी के दायरे में डीजल पेट्रोल क्यों नहीं? नहीं 1 कंट्री 1 टैक्स कहा गया था, लेकिन डीजल पेट्रोल को इसलिए नहीं कि डीजल पेट्रोल का जो व्यवस्था है वो बाहर से आने वाली व्यवस्था है। यहाँ की व्यवस्था, यहाँ की सारी व्यवस्था में ये बात बिल्कुल सही है। अरे अनिता जी, बहुत सारी चीजें बाहर से इंपोर्ट की जाती हैं। दवाई बनाने के लिए 90% रॉ मटेरियल बाहर से ही आता है मैडम। बहुत सारी चीजें, ज्यादातर चीजें इंपोर्ट की जाती हैं। दवाई बनाने के लिए 90% रॉ मटेरियल बाहर से ही आता है। ऐसी बहुत सारी चीजें जो बाहर से आती हैं। कंप्यूटर हो, मोटरसाइकिल हो, आपकी मंशा नहीं सही है आपकी। पेट्रोल डीजल के, लेकिन पेट्रोल डीजल को आप देश में, देश को, आम गरीब को आपने पैसा लोगों की जेब से छीन लिया। लोगों की जेब में पैसा नहीं है, आपने पैसे डालने की व्यवस्था नहीं की। आपने कोई अल्टरनेट व्यवस्था नहीं की। आप सिर्फ टैक्स बढ़ाने की बात करेंगे। आप अपने टैक्स कम कर दीजिए, डीजल पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। प्रधान जी आप आप नीरज जी की बात नहीं सुनेंगी, आप मेरी बात नहीं सुनेंगी, आप सिर्फ अपनी बात बोलती रहेंगी। आप जो बोल रहे हैं ना वो हमारी समझ में नहीं आ रहा कि उद्योगपतियों की सरकार है। उद्योगपतियों को पहले आपके सामने बोलना ही नहीं बेकार है बिल्कुल। पहले आप अरे कोई भी तो चीज मान लीजिए, राष्ट्र हित में चुप रहना भी सीखिए आप। मैडम 60 रुपए किलो प्याज पे पूरी सरकार गिर गई थी इस देश में। इस देश ने वो टाइम भी देखा है जब 60 रुपए किलो की प्याज पे सरकार गिर गई थी। बिल्कुल गांधी जी ने नमक आंदोलन चलाया था कि नमक हर किसी को फ्री मिलना चाहिए। 60 रुपए किलो नमक बिक चुका है इस देश में। राहुल गांधी, अरे इस देश में तो बहुत उस समय के, इस समय में बहुत फर्क है। आज विकास कार्य कहां से कहां पहुंचता चाह रहा है ये नहीं देख रहे। अरे बता तो दीजिए कहां से कहां पहुंचा है। ठीक है, मुझे लगता है कि अनिता जी की अपनी मजबूरियां हो सकती हैं, अपनी मजबूरियां हो सकती हैं, लिमिटेशन हो सकती है। 2014 में तो विकास हुआ है। 2000 4000 ठीक है, एक सेकंड राष्ट्रपति जी, एक सेकंड बीजेपी जो कहे सही, बाकी जो कहे गलत। ठीक है अनिता जी, एक सेकंड सुनिएगा, सबको मौका देते हैं भाई, 1 to 1 सबसे करते हैं। कपिल श्रीवास्तव जी, अभी हाल में ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं इसको समझूंगा अभी नीरज जी आपसे कि हम 85% के आसपास करीब जो ऑयल है, कच्चा तेल है, हम उसे आयात करते हैं। हम इस पर जो निर्भरता है इसे और कम करने की जरूरत है। बीते 6.5 वर्षों में सरकार ने इसके लिए कोई ठोस कदम उठाया आपको लगता है? चाहे हमारी ओएनजीसी हो, अब ये कंपनियां हो जो कच्चे तेल को सर्च रिसर्च करती हैं, ढूंढती हैं, इनको बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने भी कितने कदम उठाए? दिखाई तो नहीं देता ऐसा। किसी भी बजट के अंदर मोदी जी ने जो बजट आज तक साथ पेश किए हैं, किसी भी बजट के अंदर जो है वो खनन के क्षेत्र में, तेल के परिशोधन के क्षेत्र में कोई स्पेशल बजट लेकर के नहीं आए। और दूसरी बात आपको और बता दें कि ओएनजीसी के शेयर भी बेच दिए और नीचे से तेल की पाइपलाइन का कनेक्शन भी करवा के बहुत पेट्रोल चोरी कराया। ये पूरा मामला खुला था भ्रष्टाचार का, इस पर जांच लेता हुआ है। आपको मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के कहने पे हम इसलिए नहीं जाते हैं कि हमें एतबार नहीं है, क्योंकि वो पहले ही बता चुके हैं कि भाई वो तो जुमला था। तो ये जुमले वाली सरकार है। और हमारी बहन जब जाती है उच्च न्यायालय प्रैक्टिस करने के लिए और ऑटो रिक्शा पे बैठ के तो कहती भी है कि अरे क्या बतावे, हमारी सरकार है, बड़ी महंगी सरकार है, लेकिन क्या करें, हमें तो भाई टीवी पे बैठ के बोलना पड़ता है, हमारे घर का खर्चा नहीं चल पाता, क्योंकि हमारी बहन भी हमारी तरह से गरीब एक अधिवक्ता है। और वो खूब अच्छे से जानती है कि जब 100 रुपए पेट्रोल हो जाएगा तो एक अधिवक्ता जो मोटरसाइकिल पे बामुश्किल हमारे जैसा जाता है, वो साइकिल पर उसकी औकात आ जाएगी। तो वो आप बहुत अच्छे से जान रही हैं, लेकिन मैं आपको बहुत सीधी सी बात बता रहा हूँ कि इससे देश नहीं चलेगा। आप लाख तानाशाही कर लीजिए, देखिए देश देख रहा है कि आपने 51 लाख करोड़ रुपए का कर्जा विदेश से उठाया है, उसका ब्याज कौन भरेगा? वो 51 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने कहाँ खर्चा किया? आपने आरबीआई से 1.5 लाख करोड़ उठा लिया, उसका बजट कौन? आपने 23 कंपनियां बेच दी और अभी भी आपने 1,10,000 करोड़ रुपए जो राजस्व घाटा को पूरा करने की बात कही है, उसमें भी आपने देश की संपत्ति बेचने की बात की है। आप चंद चुनिंदा जो
मोदियों की सरकार है, आपकी जीडीपी -23.9% जाती है, और अंबानी साहब जो है विश्व के चौथे नंबर के अमीर बन जाते हैं। वो कोरोना काल के अंदर 3 महीने के अंदर 40,000 करोड़ रुपए कमाते हैं। कपिल जी, बताइए कपिल जी, ठीक है, मैं राशिदा जी आपकी तरफ आ रहा हूँ, प्रभात जी फिर आपकी तरफ आता हूँ। राशिदा जी, ठीक है, ये देश को क्यों नहीं झप्पी दे रहे? ठीक है, एक सेकंड दोनों लोगों को मैं रोकना चाहूंगा। राशिदा जी देखिए, केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी नहीं घटाने जा रही, जैसा कि अनिता जी ने कहा कि एक्साइज ड्यूटी क्यों घटाए सरकार। ऐसे में सवाल है, ऐसे में राशिदा जी सवाल है कि राजस्थान भी देश का वो राज्य जहां पर सबसे ज्यादा वैट वसूला जाता है। क्या एक नजीर कांग्रेस पार्टी की सरकार राजस्थान में पेश करेगी आपकी, आप एक्साइज ड्यूटी घटाए ना घटाए, मैं वैट को घटाता हूं। एक एग्जाम्पल है हमारे सामने गोवा का। मनोहर पर्रिकर जब वहां के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने वहां पर वैट को नील कर दिया था, जीरो कर दिया था, एक नजीर पेश की थी उन्होंने। क्या कांग्रेस एक शुरुआत करेगी एक नजीर के तौर पर, एक एग्जाम्पल के तौर पर? बिल्कुल करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो नीतियों से वोट ले रही है, हम उस नीति से वोट नहीं लेते हैं। हम जो कहते हैं वो करते हैं। और दूसरी बात, इनका टैक्स जो है, जहां इलेक्शन होता है, जैसे बिहार में इलेक्शन उन्होंने टैक्स खत्म कर दिया था, नहीं लिया था। अब असम का इलेक्शन है, वो असम में टैक्स नहीं ले रहे हैं, वो खत्म कर दिए हैं। लेकिन जैसे ही इलेक्शन हो जाएगा, इनकी सरकार बन जाएगी, वो टैक्स दोबारा कर देंगे। और रही हमारी सरकार की बात जो राजस्थान में है, हम इस पहल को करेंगे, जद्दोजहद करके ये टैक्स पूरी कोशिश करेंगे कम करने से हमारी जनता को लाभ मिले और अपना जीवन यापन कर सके, अपने व्यापार में बढ़े। हम भारतीय जनता पार्टी की नीति को नहीं अपनाते, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी सबके रोजगार छीनती है, सबके पैसों में अपने खजाने बढ़ती है और सिर्फ इलेक्शन में अपने पैसे लगाती है। कैसे कहाँ की सरकार तोड़नी है, कैसे विधायक खरीदना है, कैसे सांसद खरीदना है, और जो कुछ बचता है वो उठा के अपने पूंजीपतियों को दे देती है। इनके पास एक ही फंडा है, लूटो मारो ऐश करो मजे लो और गरीबों को मरने दो। और ये गरीब इतने भोले भाली जनता हमारी है कि इनको वोट देकर कुर्सी दे दी कि आप बैठ के शासन कीजिए, लेकिन ये नहीं पता था कि ये हिटलर बनकर हम पर हुकूमत चलाएंगे और हमें मैं नीरज जी आपकी तरफ आऊं, उससे पहले प्रभात जी, ये बात बहुत सही है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकास लगातार। एक सेकंड राशिदा जी, थाली में नहीं होता है, जो गन्ने बोते हैं चीनी, उनकी चाय में चीनी नहीं होती है, वो किसान है, किस चीज की बातें करते हैं, इनको भारतीय जनता पार्टी को चश्मा आवाज आ रही है, जरा रुकिए, जब ये उतर जाएगा, रुकिए राशिदा जी, अनिता जी, अगर आवाज आप दोनों को आ रही, जरा रुकिएगा। प्रभात त्रिपाठी जी, विकास तो निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है, लेकिन अगर यह तर्क दिया जाए कि साहब हम विकास ज्यादा कर रहे हैं पहले के मुकाबले, इसलिए टैक्सेस बढ़ेंगे, इसलिए कीमतें कम नहीं होंगी, यह क्या गले से उतरने वाली बात है आम जनता के? प्रभात जी, देखिए जब्बार भाई, हम जब सरकार में आते हैं तो काम हमें ही करना पड़ेगा, हमें पिछली बातों को लेके नहीं बैठना पड़ेगा। और विकास लगातार होता रहता है, विकास तो हो रहा है। आज जो हम टैक्स दे रहे हैं, हमारी जेब में पैसा नहीं है, आम आदमी टैक्स दे रहा है, मध्यम वर्गीय टैक्स दे रहा है, और वो टैक्स के एवज में वो अपनी परेशानी झेल रहा है। कहने वाला नहीं है। मैं तो कहता हूं उस एक मैकेनिज्म को खत्म करना होगा, जो 5 साल का मैकेनिज्म है कि एक बार सत्ता में आ जाए 5 साल तक हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें एक नेशन एक चुनाव, और जिस तरीके से वीआईपी कल्चर की लोग बात करते हैं, गाड़ियां दिल्ली के अंदर जहाजों में घूम रहे हैं, गाड़ियां चल रही है, नौकरशाह और नेता लगातार ऐसा दुरुपयोग कर रहे हैं, आपने उसमें कंट्रोल नहीं कर पाया। आप $5 ट्रिलियन की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की बात करता है। कहां है भाई, कहां है आपकी अर्थव्यवस्था? नीरज सिंघल, दर आपकी बढ़ रही जो है, स्थिति और जो हालात थे कोरोना काल के पहले से लेकर और अभी, ये $5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाली बात आपको लगता है कि ये पूरी हो पाएगी? उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं, और ऐसे में पेट्रोल की जो प्राइस हाइक हुई है, डीजल पेट्रोल की, कम करने के लिए एक्साइज ड्यूटी या टैक्स घटाने के अलावा क्या कोई विकल्प है सरकार के पास में? जब्बार भाई, अगर आप मुझे दें तो मैं पहले 30 सेकंड में एक एग्जाम्पल पेश करना चाहूँगा। त्रिपाठी जी ने बहुत अच्छी बात कही है। देखिए ऐसा जब्बार भाई, एक समझदार किसान जो होता है, तो मान लीजिए उसने तरबूज की फसल लगाई, तो हुआ क्या कि उसने तरबूज की फसल से जो सबसे बढ़िया तरबूज थे वो अपने पास रखे, उनके बीज निकाले और दोबारा लगा दिए। बेटे ने जब वो कारोबार संभाला
तो उसने जो सबसे अच्छे तरबूज थे सबसे अच्छे दाम पे बेच दिए, तो फसल का स्तर दिन पर दिन घटता चला गया। ये मैंने बात इसलिए कही कि अभी जो मैंने अपनी बात की जिस तरह से शुरुआत की थी कि एक कॉमन आदमी, देखिए उद्योगपति जो है वो उसकी एक अलग भूमिका है, और हमारे देश में नहीं पूरे विश्व में, ठीक है, इकोनॉमी को लेके। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका, ठीक है, जो मध्यम वर्गीय है, जो टैक्स दे रहा है, आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज कि आप जब लिक्विडिटी की बात करते हैं मार्केट में, तो उस लिक्विडिटी की जो ग्रोथ का करियर है, व्हीकल है, वो ये मध्यम वर्गीय है, ठीक है। आप हमें ये सेंसेक्स के आंकड़े दिखा के कि स्टॉक मार्केट इतना ऊपर जा रहा है, प्लीज़ इसको कभी क्लब ना करें, बिकॉज स्टॉक मार्केट एक अलग प्रक्रिया है, इन्फ्लेशन और लिक्विडिटी एक अलग प्रक्रिया है। मेरा सिर्फ कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो मध्यम वर्गीय है, इसको अगर आप दबोचते जाएंगे दबोचते जाएंगे दबोचते जाएंगे, और जब ये मध्यम वर्गीय उस कगार पे पहुंच जाएगा कि जब ये देश के आर्थिक विकास में अपना कंट्रीब्यूशन इसका कम हो जाएगा, तब सरकार कितनी मर्जी स्कीम चला ले, तब वो होलिस्टिक 360 डिग्री इस देश का विकास कैसे कर पाएगी। मेरा ये सवाल, ये एक बड़ा सवाल भी है और एक बड़ी चुनौती भी है परिस्थितियों के एतबार से। चूंकि वक्त यहां पर खत्म हो रहा, समय सीमा यहीं पर है वक्त की। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, अनिता अग्रवाल जी आपका, राशिदा अहमद जी आपका, प्रभात त्रिपाठी जी, कपिल श्रीवास्तव जी और नीरज सिंघल जी। अब सवाल इस बात का है कि एक सर्वे के मुताबिक जैसा कि इस देश में पेट्रोल की कीमत कहीं कहीं 100 रुपए के पार चली गई है, सबसे ज्यादा पेट्रोल 2 व्हीलर व्हीकल में यूज किया जाता है। एक सर्वे ये कहता है करीब 80%, यानी कि सीधे सीधे मिडिल क्लास सबसे ज्यादा इससे प्रभावित अगर होता है। या फिर इस पूरी प्रक्रिया के बीच में डीजल हो, पेट्रोल हो, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है, बढ़ता है, जिसका असर तमाम चीजों के ऊपर में पड़ता है, और ऐसे में महंगाई अपने आप तेजी से बढ़ती है और ऐसे में लोगों की कमर टूटती है। सवाल यह है कि सरकार करेगी क्या? सरकार की तरफ से कोई संकेत मिल भी नहीं रहे हैं, जनता की तरफ से सवाल आ रहे हैं, जवाब सरकार की तरफ से नहीं आ रहे हैं। कितना इंतजार करना पड़ेगा अभी इसके समाधान के लिए? आज की चर्चा में इतना ही।